आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी सारी दुनिया में बेनकाब हो गया। चीन ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर मदद की, पाकिस्तान को फाइटर प्लेन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक दिए। लेकिन ये कितने कबाड़े साबित हुए, इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। ये पहली बार है जब चीन खुलकर जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इससे पहले के दो इंस्टेंसेस, यानी कि 1965 की जंग और 1971 की जंग हो या फिर कारगिल वॉर हो, चीन ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। तो क्या सवाल ये कि चीन की ये नई रणनीति है और इसी रणनीति का हिस्सा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? क्या भारत को अपनी अगली जंग दो मोर्चों पर लड़नी होगी? क्या पाकिस्तान के साथ हमारी सेना को चीन का भी मुकाबला करना होगा? क्या चीन ने पाकिस्तान को अपना वॉर थिएटर कमांड का हिस्सा बना लिया है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। तीन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. शिवाजी जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वी.के. दत्ता, एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव, तीनों डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत गंभीर, बहुत बड़ा सवाल सर। दो युद्ध का हमने अभी उदाहरण दिया, चाहे वो 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो और एक जंग करगिल में 1999 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि चीन ने इतना खुलकर सपोर्ट पाकिस्तान का किया हो। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा, चाहे वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें, जिसे काउंटर करने के लिए वो ताकत देनी हो पाकिस्तान को, या फिर गाइडेंस की बात करें, ये तमाम रूपरेखा ऐसा लग रहा था कि चीन के द्वारा तैयार की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, इसमें कोई शक नहीं जो आपने बताया कि चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 की हो या कारगिल लड़ाई हो, कि पाकिस्तान के साथ चीन खुल के नहीं आया। और 1971 में तो ये भी सच्चाई थी, कहीं ना कहीं अमेरिका भी उसको पुश कर रहा था कि आप कोई ना कोई हरकत करें जिससे भारत का जो ध्यान है वो नदन बॉर्डर की तरफ मुड़े, मगर उसने इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं की। मगर इस बार ये सच्चाई है कि ये जो 4 दिन का हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके अंदर पाकिस्तान के साथ खुल के आया चीन, और चीन ने बहुत मदद की है। पहले अगर आप हथियारों को देखें कि जो ये PR-15 एयर टू एयर मिसाइल है वो चीन ने दी, उसका RT एम्युनिशन चीन ने दिया। उसके बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 और HQ-15 जो कि S-300 की एक कॉपी है, वो चीन ने दिया। जो इंटेलिजेंस था, रियल टाइम इंफॉर्मेशन थी, वो चीन ने दी। तो ये सच्चाई थी, ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान प्लस चीन के थी। और ये भी सच्चाई है कि आने वाले समय में हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आना हो सकता है जब भी अगली लड़ाई हो हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़े, और इसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी। हमें हथियार खरीदने पड़ेंगे और अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, और हमें फोकस करना पड़ेगा वन पॉइंट ऑफ टाइम नदन बॉर्डर जो कि एक प्रकार चीन के साथ है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ। इनका जो गठजोड़ है वो मुझे लगता है काफ़ी डेडली हो सकता है। इसलिए हमें क्या करने पड़ेंगे, 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अगर हम एयर पावर को देखें कि आज हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है अगर दोनों फ्रंट पे लड़ाई लड़ते हैं, और वो आज घट के काफ़ी कम हो गए हैं। उनको हमें रिकूप करना पड़ेगा। आमका बनने में 10 साल लगेंगे, इसके बीच में हमें और एयरक्राफ्ट, मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखें कि भारत की जो आर्मी है उसके अंदर भी आपको मॉडर्नाइजेशन के पैसा चाहिए, चाहे वो टैंक्स हो या RT गन्स हो या मिसाइल हो, इसके ऊपर आपको पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज हमारा जो डिफेंस बजट है वो 1.7 से 1.8 है। अगर हमें 2 फ्रंट वार की लड़ाई के लिए तैयार होना है तो वो कम से कम 2.5 से 3% मिनिमम होना चाहिए। मैं ये कहता हूं मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा और इसकी हमें तैयार करनी पड़ेगी। आने वाले समय में ये रियल थ्रेट है। और इसी प्रकार से जब नेवी की बात आती है, हम ये मैं मानता हूं नेवी में हम काफी आगे हैं पाकिस्तान से, मगर चीन को अगर आप देखें उसके जो आज सबसे बड़ी नेवी बन के आई है चीन, तो इसलिए इंडियन ओशन में उसके एट अ टाइम 10 से 12 सबमरीन और फ्रिगेट हरदम होते हैं। इसलिए हमें अपना नेवी में भी 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी जाना पड़ेगा, और हमें सबमरीन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जितनी बात समझ पाई हूँ एयर वाइस मार्शल पी.के. श्रीवास्तव जी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी
एंड गाइडेंस। ये तो तय है कि चाइना को हम कमजोर नहीं मान सकते, जबकि हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो अब तक अनसेट था वो पूरी तरीके से एक सेट बैलेंस दिखाई दे रहा है। और इस बार जिस तरह चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अभी जैसे शिवाज सर भी कह रहे थे, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड गाइडेंस, इन तीनों का ही सम्मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। भारत के लिए यहां से चुनौती कितनी बढ़ती है? मीनाक्षी, चुनौती तो भारत के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश भी ऐसा कोई दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा है और जिस तरह की सरकारें वहाँ आई हैं वैसा होगा। लेकिन मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा जो आप ऑल ओवर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनसे समझ में आती है कि हम कहाँ सुपर पावर की कैटेगरी में हैं और क्या हम अपनी सुपर पावर की जो हमारी अपनी शक्तियाँ हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, 80% इक्विपमेंट पाकिस्तान में चाइनीज़ था लड़ने के लिए। तो चाइनीज़ वेपन्स को हमने कैसे उनको इंगेज करना है, कैसे उनको सप्रेस करना है, कैसे उनको डिफीट करना है, वो हमने भी सीखा है, अगर उन्होंने कुछ हमसे सीखा है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बात आप कह रही थी। दूसरी बात ये आती कि चाइना ने जो सपोर्ट किया सैटेलाइट का, जो उसमें रियल टाइम इमेजरी अभी वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी वो दे पास ओवर द कॉन्टिनेंट 4 to 6 टाइम्स इन अ डे, तो उनके पास जरूर इंफॉर्मेशन जाती है। उनका जो बेदू नेटवर्क है, जो उनका इंटेलिजेंस टीम भी है, उनका सर्विलेंस सिस्टम भी है। हाँ, तो इसका मतलब उनको हमें क्या मिलता है? अब उसे सबक यही मिलता है कि जो आप कह रही हैं इंटेलिजेंस ऑफ द टारगेट्स, टारगेट कहां कहां हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, तो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब भारत को किस दिशा में बढ़ना है। स्पेस असेट्स को, जो हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, अभी उतने नंबर्स में नहीं है लेकिन हमें भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, उन सैटेलाइट्स के नेटवर्क को बढ़ाना है, इंक्लूडिंग नाविक का जो चल रहा है। नाविक में अभी 11 सैटेलाइट्स हैं, उसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमारे पास ऐसा नहीं, इमेजरी सैटेलाइट्स भी हैं, ईएम सैटेलाइट्स भी हैं, रेडार इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स भी हैं, तो उनको हमें और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है ऑटोमेशन, एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन। एआई इनेबल्ड ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह का वॉर होता है, वॉर में इतना कम समय मिलेगा, स्पीड्स इतनी ज्यादा है, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक होने जा रही हैं, तो जो ह्यूमन अगर लूप में रहेगा अटैक करने के या मारने के, तो बहुत मुश्किल होगी। आपको यह करना होगा कि जितने भी टारगेट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास आए और पूरा सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऊडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, जिसको हिंदी में अगर हम कहना चाहें, देखो, समझो, सोचो और मारो, अगर इन 4 भागों में बांट दें, उनके सारे इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, तो एक चीज साफ हो गई, आपके पास स्पेस असेट्स, आपके पास EWSS, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट, जिन्होंने आपको इस बार मदद की, और आप HQ9 जो उनके S300 का फर्दर वर्जन है, उसको आप सप्रेस कर सके और उनको अंधा कर सके, उसकी जरूरत पड़ेगी। IW, आपको शायद ये बहुत चर्चा में नहीं आया मीडिया में, कम से कम 1 लाख के आसपास आपके पास साइबर अटैक्स हुए हैं, जो आपके मिलिट्री जो आपके नेटवर्क्स है या उनके जो सर्वर्स काम करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सुदृढ़ रहना चाहिए। मुझे याद है 1998 में हमने दोनों काम शुरू किया था, ISCCS का भी काम शुरू किया था और IW का भी काम शुरू किया था इन इंडियन एयरफोर्स। मैं बता दो आपके व्यूअर्स ये आप थोड़ा सा IW को और समझाएं, फिर तो मैं IW क्या होता है कि जितने हमारे आजकल चूंकि वॉर ऑटोमेटेड हो चुकी है, नेचुरली वो इंटरनेट टाइप हो गई है। अगर कोई चीज इंटरनेट टाइप है तो उसमें सर्वर्स होंगे, उसमें ऐसे रिसीवर्स होंगे, उसमें स्विचेस होंगे, उसमें नेटवर्क डायरेक्टर्स होंगे। ये चीजें हैं, इनमें से कहीं भी आप उस सिस्टम में घुस सकते हैं। अगर आप उस सिस्टम में घुसते हैं, वहां वो इनक्रिप्टेड हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको डीक्रिप्ट कर सकते हैं। वहां के इंफॉर्मेशन को आप स्पूफ करते हैं, जो नॉर्मल वर्ड सुनाई पड़ता है, हम स्पूफ कर देंगे, हम उसको हनी ट्रैप कर लेंगे। उसका मतलब ये होता है, फिजिकल सेंस में नहीं मैं कह रहा हूं, वहां भी हनी ट्रैपिंग होती है। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जो आपके लिए एक्चुअली उल्टी इंफॉर्मेशन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल की गई थी। अगर याद होगा, वहां एक मेजर साहब पहले आए थे, वो टर्निंग मोमेंट था, जो मरा हुआ उन्होंने एक लाश भेजी, उसके साथ एक प्लान भेजा जो प्लान था नहीं, वो एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस को स्पूफ किया था। उस इंफॉर्मेशन को लेके उन्होंने अपनी तैयारी की और वो उसमें उनको मात मिली। तो दूसरा ये होता है, इसका मतलब जो नेटवर्क पर आ रहा है, जिसको हैकिंग बोलते हैं, हमारे अंदर हैकिंग की क्षमता होनी चाहिए और कोई हमें हैक न कर सके, उसकी क्षमता होनी चाहिए। ये IW कहलाता है।
अब हम आते हैं ईडब्ल्यू में। ईडब्ल्यू इस पे हम थोड़ा सा आएंगे सर, लेकिन उससे पहले ये जो हम पहले चीन की एक तो अब मैं कंक्लूड कर दूं, मीनाक्षी मुझे टाइम दीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास शक्ति, दो शक्तियां आपके पास बहुत बड़ी हैं। एक शक्ति, आप रॉकेटरी में सुपर पावर हैं, आप चांद पे भी पहुंच गए हैं, आप ब्रह्मोस आप बनाते हैं, अग्नि की इतनी सीरीज बनाते हैं, पृथ्वी बनाई थी आपने, रॉकेटरी में आपकी बहुत महारत हासिल है। तो इसका मतलब मिसाइल्स वॉरफेयर, आप मिसाइल से चाइना में या पाकिस्तान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि आपको यह इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहां पहुंचना है। वो इंफॉर्मेशन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आती है जो आपको मजबूत करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन आपके ये नेटवर्क से भी आती है जो मैंने अभी बताया था आईडब्ल्यू, वो इंफॉर्मेशन ईडब्ल्यू से भी आती है, वो इंफॉर्मेशन स्पेस से भी आती है। उन सबको आपने संग्रहित करके एक साथ करके आपको टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि अल्टीमेटली होता क्या है। आप टारगेट चुनते हैं, फिर उनको मारते हैं। जैसे हमने 9 टारगेट चुने और 9 को मारा, सटीक मारा, फिर हमने 11 एयरफील्ड्स पर अटैक किया, सटीक एयरफोर्स किया। आप अगर इसमें देखें, दो ही चीजों में हमें टारगेट इंफॉर्मेशन थी सही, और दूसरी चीज ये थी कि हम उनको सही तरीके से मार सके, ब्रह्मोस यूज करके, लॉइटरिंग म्यूनिशंस यूज करके, या कोई और वेपन यूज करके। तो ये जो चीज है हमारी, इसको हमें अपने अंदर ये क्षमता लानी पड़ेगी, हमारे देश को अपने अंदर क्षमता लानी पड़ेगी कि टारगेट इंफॉर्मेशन आपकी अपनी हो और मारने की, सटीक मारने की जो मिसाइल्स हैं वो आपके पास हो। अभी इन्होंने एक उठाया प्रश्न की हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रंस का है, आई थिंक अगले राउंड में मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा। जी दत्ता सर, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अलग अलग फ्रंट पर वॉर करते हैं। ऐसा लग रहा है एक नया फ्रंट इधर तैयार हो गया है, और ये फ्रंट चाइना एंड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। हाँ, देखिए, मेरे दो को पैनलिस्ट ने अभी आपको डिटेल जानकारी दी है, डायनेमिक्स बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। मैं आपको थोड़ा ग्राउंड पे लेके आता हूँ। आपका जो चाइना जो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को वो एक प्रॉक्सी की तरह और एक जो क्या बोलते हैं, एक अपनी कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है आज के दिन में, क्योंकि उसने उसको इतना लोन दे दिया है कि पाकिस्तान कभी वो लोन वापस चुका नहीं पाएगा, और वो जो चाहे पाकिस्तान से करवा पाएगा। दूसरा क्या है कि उसकी आज के दिन की जो मेन फोकस है CPEC के ऊपर है, वो इसलिए है कि वो चाहता है कि उसके जो कम्युनिकेशन के जो लाइंस हैं वो शॉर्ट हो जाएं, और वो सीधा वो अरेबियन सी से उसका जो तेल, पानी, जो कुछ भी जो समुंदर के रास्ते उसको 22 दिन लगते हैं, सीधा वो ग्वादर पोर्ट के माध्यम से वो जिनजियांग में पहुंच जाए। तो इसके लिए वो उसको बहुत स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट है चाइना को आज के दिन में, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर कोई भी कॉन्फ्रंटेशन भारत और चीन के बीच में हो गई तो भारत की नेवी चाइना के सारी शिप मूवमेंट को बंद करने की क्षमता रखती है। और हमारा जो सी कोस्ट है, 7400 किलोमीटर का सी कोस्ट, जो पूरे इंडियन ओशन को, बे ऑफ बंगाल, साउथ इंडियन ओशन, अरेबियन सी, सबको डोमिनेट करता है, चाहे बाय एयर हो, बाय सबमरीन एफर्ट हो, या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो। तो अगर कोई जंग होती है हमारी चीन के साथ में, हम चीन का राशन पानी बंद कर देंगे समुंदर के रास्ते। वो उसको बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए वो CPEC के ऊपर बहुत तवज्जो दे रहा है। अभी रही बात पाकिस्तान चीन के साथ कंबाइंड वॉर की, आपको ये मालूम होगा कि आज के दिन में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, मैन पावर। अभी जंग दो तरीके की होती है, एक होती है कि आप वॉर ऑफ अट्रीशन, आप दुश्मन के वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को तबाह कर दें, लेकिन अगर आप उसकी कैपेबिलिटी को तबाह भी कर दें, अगर आपको जमीन पकड़नी है तो आपको मैन पावर चाहिए जमीन के ऊपर कैप्चर करने के लिए। अगर मैं रशिया यूक्रेन का उदाहरण दूं आपको, 3 साल 3 महीने हो गए, तकरीबन चौथा महीना लग गया, 3 साल 4 महीने, और अंधाधुंध जो मिसाइलें, ड्रोन चले दोनों तरफ से, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और दोबारा तबाह हुआ। लेकिन असल में जमीन कितनी पकड़ी रूस ने यूक्रेन की, जो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर जिसका असर होगा कि मैं कितना छोड़ूंगा और आप कितना छोड़ोगे, 20%। जब वो क्रीमिया तो उसने 2014 में ले लिया था, उसके बाद डोनबास, लुहांस्क भी अभी पूरी तरह वो कैप्चर नहीं कर पाया, रशिया का भी इसमें नाम ठीक है ना। तो अभी क्या है कि रशिया एक क्या मिलिट्री सुपर पावर है, लेकिन उसके पास भी मैन पावर की शॉर्टेज है। वही हाल यूक्रेन का है। जमीन के ऊपर जंग लड़ने के लिए
आपको फौजी चाहिए जो जमीन पकड़ेगा। अभी मैं और आपको उदाहरण दूं, जब चीन ने गलवान का इंसिडेंट किया, उसने सोचा कि अभी कोविड का समय चल रहा है, भारत की फौज कैसे मोबिलाइज होगी, वो तो मोबिलाइज ही नहीं हो पाएंगे, और मैं जो इलाका वो इस्लामी स्लाइसिंग के माध्यम से पकड़ रहा हूं, मेरे को ये पुश बैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडियन आर्मी, हमारी सारी जो आर्म फोर्सेज हैं, हमने अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा था। पूरे हमारे कैंटोनमेंट क्वारंटाइन थे। कोई फौजी छुट्टी जाता था, उसको 14 दिन बाहर कैंप में रहना पड़ता था, उसके बाद उसको अंदर आने दिया जाता था। पूरी इंडियन आर्मी इंटैक्ट थी, और हमने 15 दिन के अंदर 50,000 फौज मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी चीन के सामने। उसको देख के उसके पसीने छूट गए। उसके बाद हमने अपनी इक्विपमेंट अपग्रेड करी। हमने अपने एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, एयरफील्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमने चीन को यह बता दिया कि अगर भारत से तुम पंगा लोगे तो हम तुमको मुकाबले की टक्कर देंगे। और जहां तक उसका रहा हिंडरलैंड का, चाइना का, आज के दिन में हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम चाइना के किसी भी शहर के ऊपर मिसाइल रॉकेट अटैक कर सकते हैं। इसलिए चीन ये नहीं है कि बहुत दूर है तो वो बचा हुआ है, सारे उसके जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं हमारे टारगेट में है। दो तीन और लेकिन पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर मैं ये डिस्कशन आगे ले जाना चाहती हूँ। एक जो हमारा लेह लद्दाख का इलाका हो गया, या फिर हम अपने एकदम नॉर्थ ईस्ट बेल्ट की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बेल्ट की बात करें, उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक थ्रेट बड़ा जो चाइना की तरफ से भारत को है वो इन बेल्ट्स पर है। चीन पाकिस्तान की मदद अब तक छिप कर रहा था, वो पुरानी बात हो गई, अब खुलकर कर रहा है। पाकिस्तान ने औपचारिक तौर पर ऐलान यह किया है कि चीन उसे 40 फाइटर प्लेन J-35A देगा। J-35A 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ प्लेन है। ये विमान PL-17 मिसाइल से लैस होंगे। साथ ही पाकिस्तान को चीन से KJ-500 AEW&C और HQ-19 एयर डिफेंस भी मिलेगा। हालांकि इससे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसने कितना ही डिफेंस किया, ये इतिहास हमेशा याद रखेगा ऑपरेशन सिंदूर जब वो पढ़ेगा। लेकिन चीन पाकिस्तान की इस हद तक मदद कर रहा है कि इसका एक और सबूत मैं आपके सामने रखती हूं। चीन का विंगलून 2 ड्रोन टोही मिशन पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। विंगलून 2 ड्रोन के बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर के ऊपर उड़ने की एक तस्वीर आई है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं, आप देखिए इंडिया टीवी पर। भारत ने 9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब जितना जिसने उड़ना है वो उड़ता रहे, हकीकत क्या है पर काटना हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरीके से आता है सिवाज पर। लेकिन ये जो दो कंसर्न मैंने कहा कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम बेल्ट, इसके अलावा जो चाइना की तरफ से बड़े खुलकर इस तरीके के हथियार और गाइडेंस जो पाकिस्तान को मुहैया कराए जा रहे हैं, HQ-19 की ही मैं बात कर लूं, एयर डिफेंस सिस्टम, या J-35A, जरा इसे लॉन्ग फ्रेम पे आप देखें सर, यहाँ पे 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर प्लेन। तो पाकिस्तान को ये जो नए नए हथियार चीन की तरफ से मिल रहे हैं, कितनी खूबी, कितनी काबिलियत है इसके अंदर? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने लद्दाख की बात की, क्योंकि मैं वहाँ चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ पूरे 14 को लेह लद्दाख का, तो मैं एक चीज़ तो बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि लास्ट कोई आपको 15 साल के अंदर जो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो काबिल तारीफ़ है। सड़कों का जाल बिछा दिया है, टनल्स बना दी हैं, और लॉजिस्टिक जो नोड्स हैं वो बहुत आगे आ गए। तो कभी हम जब 50 से 100 किलोमीटर पीछे थे, आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैं। और ये भी कह सकते हैं हम लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, बहुत जगह हैं जहाँ पर इंडिया चीन को डोमिनेट कर रहा है। अगर आप देखें लद्दाख के अंदर ही, तो आपने एक ऐसा देश है जो कि ग्लेशियर पे भी आपने सड़क बना दी, ससोमा सेसरला, और वो DBO जाएगी। तो ये सच्चाई है कि भारत ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किया है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश चीन के अगेंस्ट। अब जब बात आती है कि क्या चीन जो मदद कर रहा है पाकिस्तान को, जिस प्रकार से वो हथियार दे रहा है, देखो एक चीज़ भी मान के चलो, चीन के जो हथियार हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए गए हैं। कब वो फेल हो जाएं वो कोई नहीं कह सकता। आप अगर इस लड़ाई के अंदर 4 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो HQ-9 और HQ-15 जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि S-300 का कॉपी है, वो नहीं फंक्शन कर पाया अच्छी तरीके। आप अगर ये 2 दिन देखें कि जो 6-7 तारीख को और 9 और 10 को जब आपने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, जिसके अंदर आपने तीनों हेडक्वार्टर थे, मुदीरका, भावलपुर और मुजफ्फराबाद, एक भी उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी हमारी ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल को रोक नहीं पाई। और इसी प्रकार 9-10 तारीख को जब हमने उसकी 11 फ्रंट लाइन
जो एयरफील्ड थी, जो कि आपकी नूर खान, सरगोदा, जकोबाबाद, बिलोरी और आपका रहीमिया खान, वो एक के बाद एक हिट होगी, मगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। अब बात आती है जो आपने दो हथियार बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला। देखो एक चीज मान के चलो, आज की तारीख में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 5 ही हैं वर्ल्ड के अंदर, जहां पर अमेरिका के पास 2 हैं, F-32 रैप्टर और जो F-35 हैं, और जो रूस के पास हैं सुखोई 57 Su-57 है, और चीन के पास है J-20 और J-35। यह सच्चाई है कि पाकिस्तान, जैसे सुनने में आया है कि चीन शायद पाकिस्तान को F-35 तक दे सकता है अगले 6-7 महीने में। यह हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, हमें इसके लिए काउंटर करना पड़ेगा। हमें अगर मल्टी रोल अगर एयरक्राफ्ट लेने हैं, मुझे लगता है वो हम जल्दी से जल्दी लेंगे। मगर अब बात आती कि क्या हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाए हैं। देखो उसमें मैं ये कहूंगा यस, क्योंकि यह सच्चाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर और जो स्पेस वार है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है और हम काफी आगे आ चुके हैं। ये आप, मैं एक चीज ऐड करूंगा इसमें कि अगर आप देखें इस जो 4 दिन की मुठभेड़ में भी आपने कहीं ना कहीं अपनी जो टेक्नोलॉजी की महारता थी वो आपने इसको डिस्प्ले किया, और वो जो चीन की टेक्नोलॉजी जो कि पाकिस्तान को दी हुई थी उसको आपने एक्सपोज कर दिया। आपने एक तरीके से यह दिखा दिया कि जो चीन के बनी हुई चाहे PL-15 है, चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक प्रकार पुख्ता नहीं है, जबकि भारत में बने हुए बरमोज मिसाइल को करो, आकाश तीर को करो, और या आप जो स्वाति रडार को करो, या आपने जो भी पिनाका मिसाइल वगैरह बनाए रखी थी वो सक्सेसफुल हुई। तो ये सच्चाई है, 2 बातें बहुत खुल के आई। चीन का जो सामान था वो इस पार नहीं चल पाया, भारत ने जो सामान खुद बनाया था या हमने कोलैबोरेशन में बनाया था वो काबिल तारीफ था।